अब बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी यानी फ्री फॉल की। मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन खास इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें आपको जी का वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिक्स है, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट सिस्टम जो आपको दिया है। और कई बार क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली आपको बोलता है कि 10 भी आप अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमें ये मानना होता है कि एब्सेंस ऑफ एयर है यानी एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, सभी बॉडीज़ के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज, वेट और कॉम्पोजिशन गिरने में लगने वाला टाइम जो है वो सेम मिलता है अगर सेम हाइट से गिरते हैं, और सभी का एक्सेलरेशन जो है वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ सेम लिया जाता है। इसके जो क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली स्मॉल एल्टीट्यूड यानी स्मॉल हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस के लिए लिए जाते हैं। इसी को हम मोशन अंडर ग्रेविटी में कंसिडर करते हैं, अदरवाइज वो क्वेश्चन ग्रेविटेशन में चला जाता है। फ्री फॉल से मतलब ये है कि हमारे बॉडी पर ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन हम जी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट हैं जो हमें मिलते हैं और जिनकी मदद से क्वेश्चन को हम बहुत स्पीड से कर सकते हैं। जैसे हमें कहा कि अगर हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अपवर्ड तो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट अटेन के लिए हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं यू स्क्वायर बाय 2g डिपेंडिंग अपॉन कि हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी यू से ऊपर की तरफ फेंका था। यहाँ साइन कन्वेंशन हम ये अज्यूम करते हैं कि ऊपर की तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव है और नीचे की तरफ डायरेक्शन नेगेटिव है, और वेलोसिटी ऑब्वियसली एट मैक्सिमम हाइट क्या होगी, 0 होगी। अगर इसका पोजीशन टाइम ग्राफ देखें हम तो वो कैसा होगा, जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो डी एक्सेलरेट हो रही होगी और जब नीचे आ रही होगी तो एक्सेलरेट हो रही होगी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है जिसमें हाफ टाइम में यानी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। यानी यहाँ पे अगर आप टेंजेंट डालोगे तो टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, 0, जो ये बताता है कि वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। इसके अलावा आपकी जो वेलोसिटी थी यानी टेंजेंट जो था उसका स्लोप पहले ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर 0 हुआ और फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगर हम इसको किसी हाइट से गिराते हैं यानी हमने नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट नहीं किया बल्कि किसी h हाइट से छोड़ा है, तो उस केस में क्या होगा, बस ये आधा वाला ग्राफ हमको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगी, 0, और जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर क्वेश्चन कहता है कि बॉडी को किसी हाइट से गिराया गया है और वो रिबाउंड करता है इलास्टिकली यानी एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ, तो आने से पहले जो वेलोसिटी रही होगी उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि टकराने से पहले आपका जो टेंजेंट था, टकराने के बाद टेंजेंट का स्लोप का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, वैल्यू आप देख सकते हैं नेगेटिव से क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो ये ग्राफ बनेगा इन केस रिबाउंड। फिर आपको कहा क्वेश्चन में कि ऊपर की तरफ फेंका है, ये मानते हुए कि एयर फ्रिक्शन है, तो ये वाले सवाल जो हैं ये सबसे खतरनाक होते हैं। अदरवाइज तो हम ये अज्यूम करते ही हैं कि एयर रेजिस्टेंस 0 है, बट एयर फ्रिक्शन कंसिडर किया जाता है तो फिर ध्यान रखिए टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो बदल जाते हैं। टाइम ऑफ असेंट कम होता है, टाइम ऑफ डिसेंट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते वक्त जब आपकी बॉडी ऊपर जा रही होती है तो वेलोसिटी ऊपर होता है लेकिन एयर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे होता है, तो ये दोनों मिलके बॉडी को क्या करते हैं, रिटार्ड। लेकिन जब बॉडी नीचे आ रही होती है उस वक्त आपका एयर रेजिस्टेंस ऊपर होता है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे होता है। इस वजह से क्या होता है, आपका जो बॉडी का रिटार्डेशन जिस स्पीड से हुआ उस रेट से आपकी बॉडी एक्सेलरेट नहीं करती। एक्सेलरेशन कम हो गया तो ऑब्वियसली टाइम बढ़ गया। मैंने आपको एक सवाल किया था ऊपर जिसमें मैं टाइम लग गया, उसमें बताया था s का 2s हुआ, t1 का 2t1 हुआ, याद है आपको? तो उसमें क्या हुआ था, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में डबल का फ़र्क था, तो वैसा ही फ़र्क यहाँ भी होता है। तो ध्यान रखिए टाइम ऑफ असेंट जो होगा वो कम होगा, टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। पर ऐसा केवल एयर रेजिस्टेंस के केस में होगा। नॉर्मल केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका है, अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर ले रहे हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। कैसा? मान लीजिए आपने 4 मीटर पर सेकंड से फेंका तो वेलोसिटी 4 से 3 2 1 0 हो गई। ऊपर की तरफ फेंका था इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव थी। हाईएस्ट पॉइंट से वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नीचे। अब वो नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ेगी, -1 -2 -3 -4। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, जितने से फेंकोगे उतने से वापस आएगा, ये मोशन अंडर ग्रेविटी में खास बात है। दूसरी बात,
जाने में जितना टाइम लगेगा आने में एग्जैक्टली उतना ही टाइम लगेगा। एयर रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। वंस अगेन अगर हमने ड्रॉप किया है हाइट से तो आधा ही ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी जीरो से बढ़ना शुरू होगी नेगेटिव डायरेक्शन में, -1 -2 -3 -4। देख सकते हो आप कि आपका जो ग्राफ का स्लोप है वो कांस्टेंट है, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। रिटार्ड क्यों हुए? क्योंकि पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन ऑपोजिट था और जब डाउनवर्ड जर्नी आई तो डायरेक्शन सेम हो गया। हमने ऊपर की तरफ फेंका, कांस्टेंट एयर फ्रिक्शन कंसिडर कर रहे हैं, तो देखिए स्लोप बदल जाएगा। रिटार्डेशन जो है वो स्लो होगा और एक्सेलरेशन जो है, सॉरी, रिटार्डेशन फास्ट होगा, एक्सेलरेशन स्लो होगा। तो पहले आपका स्लोप स्टीप होगा, बाद में आपका स्लोप जो है वो स्लांटेड हो जाएगा। यानी पहले ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होगा, बाद में ग्राफ का स्लोप कम हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि वाटर ड्रॉप हैं जो फॉल कर रहे हैं रेगुलर टाइम इंटरवल पे सीलिंग से, पोजीशन ऑफ एनी ड्रॉप हमसे पूछा जाए। तो हमारी जो ड्रॉप है वो रेगुलर टाइम इंटरवल पे गिर रही हैं, हमसे पूछा है कि बताओ हमारी जो आरथ ड्रॉप है वो कहाँ होगी, तो कितने हैं। क्वेश्चन अगर ये बोलता है कि हमारी फर्स्ट ड्रॉप जो है वो सरफेस पर है और nth ड्रॉप गिरने वाली है, ऐसे केस में अगर आपसे पूछा जाए कि rth ड्रॉप की हाइट क्या होगी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो n-r का स्क्वायर अपॉन n-1 का स्क्वायर इंटू h1। h1 यहाँ पे क्या है? h1 आपकी ये हाइट है। h1 वो हाइट है जिससे आपकी फर्स्ट ड्रॉप जो है गिर चुकी है या सरफेस की डिस्टेंस है, और n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं। तो इसको आप याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉप्स स्टार्टिंग फ्रॉम अबव बताना है, तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कितना होगा, तो ये होगा 1:3:5:7:9 के रेशो में होगा बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉप्स स्टार्टिंग फ्रॉम अबव। मतलब n और n-1 वाली के बीच में 1 का, तो n-1 n-2 वाली के बीच में 3 का, ऐसे करके इनके बीच में डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन में यहाँ हमें कहा है कि एक बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट h विद इनिशियल वेलोसिटी u, और वो जब सेम लेवल पे पहुँचती है, तो इस तरीके के सवाल भी ध्यान रखना बहुत आते हैं कि किसी टावर पे चढ़कर हम फेंक रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, तो जब ये अपने सेम लेवल पे पहुंचेगी तो इसकी स्पीड क्या होगी? सेम होगी। अगर क्वेश्चन कहता है कि स्पीड बताओ ग्राउंड पे कितनी होगी, तो ये होगी √u² प्लस 2gh। एनर्जी कंजर्वेशन जब हम वर्क पर एनर्जी पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ये अंडर रूट जो u² प्लस 2gh है ये कैसे आता है। फिर टाइम रिक्वायर्ड पूछा जाए टू अटेंड द सेम लेवल, तो ये जो सेम लेवल है इस तक पहुंचने में टाइम कितना लगता है? 2u/g लगता है। ये आप ध्यान रखना, ये वैसे भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि अगर u से फेंका है तो वापस कितनी देर में आएगा? 2u/g में। और अगर पूछा है कि मैक्सिमम हाइट तक कितनी देर में जाएगा, तो आधे टाइम में, यानी u/g में। अगर क्वेश्चन पूछता है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, तो फिर आपको ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, s=ut प्लस हाफ at²। इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? -h। क्यों? यहाँ से यहाँ तक तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसके बाद आप -h गिरे, तो -h आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड थी तो इसलिए पॉजिटिव लोगे। क्वेश्चन में हमें कहा गया रॉकेट को हमने फायर किया है वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 10। द फ्यूल इज फिनिश्ड इन 1 मिनट एंड कंटिन्यूज टू मूव अप। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड? तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में पहले आपका एक्सेलरेशन है 10, तो आप 1 मिनट तक, जब तक फ्यूल नहीं खत्म होता तब तक तो आप ऊपर चढ़ोगे, एक्सेलरेट करोगे, कितनी वेलोसिटी गेन करोगे? तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 1 मिनट तक, यानी 60 सेकेंड तक, तो कितनी हो जाएगी आपकी स्पीड? 600 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो स्पीड है ये फ्री फॉल के लिए, क्योंकि इसके बाद आप किसके हवाले हो? ग्रेविटेशन के। तो ग्रेविटेशन के लिए क्या होगा? आपकी वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी। अगर पूछा जाए कि कितनी देर में ज़ीरो हो जाएगी, तो v=u+at लगा दीजिए। 600 मीटर पर सेकेंड आपकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो और फाइनल वेलोसिटी 0 मान लो, -80। तो यहाँ g दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन मैंने कहा था ना 10 दे देते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो 10t। तो t का वैल्यू कितना मिला आपको यहाँ से? 60 सेकेंड। तो 1 मिनट और, यानी टोटल टाइम कितना हो गया? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना हाइट तक गए? तो देखिए
यहाँ पे कितना गए होंगे, तो ये आप निकाल सकते हो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। फायर किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, एक्सेलरेशन कितना 10, कितनी देर के लिए 1 मिनट, यानी 60 इंटू 60 3600। ये कितना हो गया 18,000 मीटर, तो आपका यही हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप मोशन अंडर ग्रेविटी करोगे तो इसको S1 मान लें। S2 क्या होगा, तो यहाँ से ऊपर कितना जाओगे, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताया था u स्क्वायर बाय 2g। इनिशियल स्पीड क्या लोगे 600, तो u स्क्वायर बाय 2g, ये कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका 18,000 मीटर या 18 किलोमीटर आएगा। तो टोटल कितना हो गया 36 किलोमीटर, एक्सेलरेशन में 18 किलोमीटर, डी एक्सेलरेशन में 18 किलोमीटर, टोटल 36 किलोमीटर। अगर हम बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है। कौन सा, आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाइए और देखिए, जितने टाइम में आप एक्सेलरेट किए उतने टाइम में आप डी एक्सेलरेट करेंगे। क्यों, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन सेम दिया है, तो टोटल एरिया से आप डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते थे, या जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया है ऊपर अल्फा बीटा वाला, उससे भी आप सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। अगर हमने ये निकाल लिया कि एक्सेलरेशन में 18 किलोमीटर चले थे तो डी एक्सेलरेशन में भी मानो उतना ही चलोगे। क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन भी तो उसी रेट से हो रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि फ्यूल फिनिश होने के बाद टाइम बताओ जिसके लिए इसने मोशन कंटिन्यू किया होगा, तो अनदर 1 मिनट के लिए किया होगा। जब 1 मिनट तक एक्सेलरेट किया तो 1 मिनट तक और ये डी एक्सेलरेट किया होगा, तो बी पार्ट में तो कोई टाइम ही नहीं लगेगा, आंसर आ गया 1 मिनट। तो ये ब्यूटी है आपके मोशन अंडर ग्रेविटी के सवालों की कि आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में कहा है जगलर है, बॉल को उछालता है, थ्रो करता है बॉल को जब पहले वाली जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, तो बताओ कितना ऊपर बॉल राइज करेगी अगर वो हर बॉल, ही थ्रोज एन बॉल ईच सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है जी। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि n बॉल फेंकते हो 1 सेकंड में, तो एक बॉल फेंकोगे कितनी देर में 1/n सेकंड में, और बोला है जब ये इस बॉल को फेंक रहा है तो इससे पहले वाली बॉल कहाँ रही होगी, मैक्सिमम हाइट पे रही होगी। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कितने सेकंड का गैप होगा 1/n सेकंड का, क्योंकि ये n बॉल फेंक देता है 1 सेकंड में, और इसने ये वाली बॉल तब फेंकी है जब पहले वाली बॉल ऊपर पहुंच चुकी थी। तो जब ये बॉल ऊपर पहुंच चुकी थी तो इससे पहले वाली बॉल ऑब्वियसली कहाँ पहुंच चुकी थी, नीचे। तो मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट कितना है एच मैक्स, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 1/n सेकेंड। तो हम जानते हैं h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, या टाइम जो हमें h हाइट गिरने में लगता है उसको क्या लिख सकते हैं √2h/g। तो ये टाइम कितना होगा 1/n और h मैक्स और g, तो h मैक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया g/2n²। आंसर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।